Hello everyone, this is Arshi. I welcome you all to my YouTube channel. If you are a class 10 student and want to make science easy, interesting and crystal clear, you are at the right place. In this series, we are starting with chapter 1, Chemical Reactions and Equations. I will explain each topic in a simple way with examples, tricks and clear concepts so you can understand everything without confusion. Whether you are preparing for exam or just want to strengthen your basics, this channel will help you step by step. So don't forget to like, share and subscribe, and let's begin this journey of learning together. Chemical reactions and equations. So first of all, ये chemical reactions होती क्या हैं? A process in which one or more substances change into new substance with different properties are called chemical reactions. So basically एक सब्सटेंस या एक से ज़्यादा वन और मोर सब्सटेंस जब मिलकर एक नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शंस. इसमें क्या होता है, ईदर टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस या फिर अ सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट इनटू टू और मोर सब्सटेंस. ओके, इट स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सब्सटेंस. सो इस प्रोसेस में, इस केमिकल रिएक्शन में जो ये न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ओरिजिनल सब्सटेंसेस से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं. लाइक उनका नेचर हो गया, कलर हो गया, उनकी स्टेट हो गई, लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस सॉल्यूशन, वो सब कुछ पूरी प्रॉपर्टीज़ उनकी ओरिजिनल सब्सटेंसेस से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं. द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस help us to determine whether a chemical reaction has taken place. So आप अगर कोई भी रिएक्शन प्रैक्टिस कर रहे हो, ओके, आपको कैसे पता चलेगा कि वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं. सो बेसिकली एनी पर्टिकुलर रिएक्शन इज़ अ केमिकल रिएक्शन और नॉट, इसको पता करने के लिए आपको ये 4 ऑब्जर्वेशंस हेल्प करेंगी. सो फर्स्ट इज़ चेंज इन स्टेट. चेंज इन स्टेट मीन्स आपने रिएक्शन में जो भी एलिमेंट्स लिए हैं, लाइक आपने एलिमेंट्स लिए हैं वो हैं सॉलिड, और वो रिएक्शन के बाद उनकी स्टेट चेंज हो रही है, वो सॉलिड एलिमेंट्स लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, या फिर कोई गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, या फिर वो एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो रहे हैं. सो इसका मतलब उनकी स्टेट, उनकी जो फिज़िकल स्टेट है, अगर वो चेंज हो रही है एलिमेंट्स की फ्रॉम द ओरिजिनल वन, देन इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन. नेक्स्ट इज़ चेंज इन कलर. किसी भी एलिमेंट का, जो आपने रिएक्शन में एलिमेंट लिया है, अगर उसका कलर चेंज होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, दैट मीन्स इट्स अ केमिकल रिएक्शन. इवोल्यूशन ऑफ गैस. सो रिएक्शन में, ड्यूरिंग द रिएक्शन, जो भी मेटल्स, ओरिजिनल मेटल्स मिलकर एक न्यू कंपाउंड बना रहे हैं, तो उस रिएक्शन में अगर कोई गैस इवॉल्व हो रही है, एक न्यू गैस इवॉल्व हो रही है अदर दैन द गैसेस प्रेजेंट और द एलिमेंट्स प्रेजेंट, उनसे अलग अगर कोई और न्यू गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, सो दैट मीन्स इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन. ज़रूरी नहीं है कि हर रिएक्शन में दो एलिमेंट्स मिलके एक नया एलिमेंट ही बनाएं, ओके, या फिर एक सिंगल एलिमेंट स्प्लिट होकर एलिमेंट में ही कन्वर्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है. हो सकता है किसी किसी रिएक्शन में एलिमेंट्स को कंबाइन करके या फिर कोई एलिमेंट स्प्लिट होकर एक नई गैस में कन्वर्ट होता है. सो दैट इज़ इवोल्यूशन ऑफ गैस. सो अगर कोई न्यू गैस भी इवॉल्व हो रही है, सो दैट मीन्स इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन. लास्ट इज़ चेंज इन टेम्परेचर. ड्यूरिंग द रिएक्शन जो भी आपने एलिमेंट्स लिए हैं या फिर आपने कोई सॉल्यूशन लिया है, उसका अगर टेम्परेचर चेंज होता है, लाइक टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, तो दैट देन ऑल्सो इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन. ओके, सो किसी भी रिएक्शन में अगर चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर, इनमें से कोई भी कंडीशन अप्लाई होती है या फिर टू और मोर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कंडीशन अप्लाई होनी है. नो, टू और मोर कंडीशंस भी अप्लाई कर सकती हैं एक सिंगल केमिकल रिएक्शन में. लाइक एक सिंगल रिएक्शन में एलिमेंट्स की स्टेट भी चेंज हो सकती है, कलर भी चेंज हो सकता है, न्यू गैस भी इवॉल्व हो सकती है और टेम्परेचर भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकता है. सो इनमें से कोई भी कंडीशन या फिर टू और मोर कंडीशंस अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में अप्लाई होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, so then it means it is a chemical reaction. The reaction taking place is a chemical reaction.
Let's see activity 1.1 from your NCERT. एक्टिविटी 1.1 में NCERT में आपकी NCERT की साइंस क्लास 10th की साइंस टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी 1.1 दी गई है. उसमें ये लिखा है कि क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर. सो इस एक्टिविटी में आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना है अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, और उस रिबन को आपको सैंड पेपर की हेल्प से रब करके उसको क्लीन करना है. ओके, देन होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और अ बर्नर एंड कलेक्ट द ऐश सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास. फिर आपको उस रिबन को टोंग्स की हेल्प से होल्ड करना है. डायरेक्ट फिंगर्स की हेल्प से आप होल्ड नहीं करोगे, उसमें जलने का डर होता है. दैट्स वाई टोंग की हेल्प से आप उसको होल्ड करके किसी बर्नर या फिर कैंडल किसी भी चीज़ की हेल्प से आप उसको बर्न करोगे. और उसको बर्न करने के बाद जब वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, उस ऐश को आपको किसी वॉच ग्लास में, किसी ग्लास में, बाउल में, कंटेनर में उसको कलेक्ट करना है. और आपको बताना है कि आपने क्या ऑब्ज़र्व किया इस रिएक्शन में, इस एक्टिविटी में आपने क्या ऑब्ज़र्व किया. So in this activity, we observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into a white powder. जो मैग्नीशियम रिबन था उसको जब हमने सैंड पेपर की हेल्प से पहले रब करके क्लीन किया, फिर हमने टोंग्स की हेल्प से उसको होल्ड करके बर्नर पे या कैंडल पे, बर्नर पे, किसी भी चीज़ पे उसको हमने बर्न किया. पूरा बर्न होने के बाद वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है. उस ऐश को आप वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लेते हो. तो इस सब के बीच में हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब वो मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रहा था, वो एक डेजलिंग वाइट फ्लेम, एक स्पार्किंग सा, जैसे स्पार्कल टाइप, एक डेजलिंग चमकीला टाइप, ऐसे वाइट फ्लेम की हेल्प से जब वो बर्न होता है तो ऐसा वाइट फ्लेम निकलता है. ओके, जैसे आप फूल झड़ी चलाते हो दिवाली पे, तो जब उसमें वो स्पार्कलर में से वो स्पार्कल निकलता है, इस तरह से वो डेजलिंग वाइट फ्लेम की तरह डेजलिंग वाइट फ्लेम इन्वॉल्व होता है जब वो बर्न होता है. एंड इट चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर. ओके, वो वाइट कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है. वो जो ऐश लास्ट में बनता है, दैट इज़ अ वाइट कलर पाउडर. सो ये जो वाइट कलर का पाउडर है, व्हाट इज़ दैट पाउडर? दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो एक नया एलिमेंट आपको मिला है इस रिएक्शन में. आपने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया है, तो आपको मिलता है एक वाइट पाउडर विच इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड. उसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड और उसका केमिकल फार्मूला है MgO. ये केमिकल फार्मूला क्या होता है, कहाँ से आता है, ये अभी हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे. ओके, अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हमको कैसे मिला? It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in air. Okay, आपने मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया है. सो उस मैग्नीशियम रिबन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें मिलता है एक वाइट कलर का पाउडर विच इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, सो ये दिस इज़ अ केमिकल, येस दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन, बिकॉज इसमें मैग्नीशियम रिबन जो एक सॉलिड है वो ऐश में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसकी फ़िज़िकल स्टेट भी कन्वर्ट हो रही है. वो एक वाइट कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो रहा है, कलर भी चेंज हो रहा है. ओके, और एक वाइट डेजलिंग फ्लेम भी उसमें इवॉल्व हो रहा है. सो इन सारी कंडीशंस को देखते हुए वी कैन से दैट इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन. सो मैग्नीशियम रिबन plus oxygen gives magnesium oxide. Magnesium ribbon in the presence of oxygen react to give magnesium oxide. Okay, Mg is the chemical formula of magnesium, O2 is oxygen and magnesium oxide means MgO. तो मैग्नीशियम रिबन जो था उसकी फ़िज़िकल स्टेट थी सॉलिड, इसलिए हमने सॉलिड का S लिखा है. ऑक्सीजन इज़ गैस, O2 इज़ गैस, इसलिए G फॉर गैस. And magnesium oxide is a white color powder, so white color powder is also again a solid. Okay, so अब कोई ये कंफ्यूज नहीं होगा कि यहाँ पे भी सॉलिड था, यहाँ पे भी सॉलिड था, बट यहाँ पे वो एक रिबन काइंड ऑफ था और यहाँ पे वो ऐश है. सो ऐश इज़ ऑल्सो सॉलिड. So concluding the activity, we got to know
कि जब हमने एक मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर की हेल्प से रब करके क्लीन किया और उसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने उसको बर्न किया तो हमें एक वाइट कलर का ऐश मिला। एक डेजलिंग वाइट फ्लेम इन्वॉल्व होता है जब वो रिबन बर्न होता है और हमें एंड प्रोडक्ट जो मिलता है दैट इज़ अ वाइट पाउडर एंड दिस वाइट पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ओके, सो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है सो वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ लेट्स कम टू एक्टिविटी 1.2 फ्रॉम क्लास 10th NCERT साइंस बुक। सो एक्टिविटी 1.2 में क्या गिवन है, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। आपको एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है, ओके, विच इज़ लिक्विड। ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू इट। अब उस लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में आपको पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन ऐड करना है एंड देन यू हैव टू टेल दैट व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ये करना है इस एक्टिविटी में। सो when potassium iodide solution is added to lead nitrate solution, a bright yellow precipitate is formed. Precipitate means new product, okay, जो 2 और more elements को मिला के आपको एक new product मिलता है, that is a precipitate. So हमें एक bright yellow color का precipitate मिलता है इस reaction में and that precipitate is lead iodide. What is it? Lead iodide, PbI. सो लेड आयोडाइड का केमिकल फार्मूला है PbI2। सो जब हमने लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड ऐड किया तो हमें मिला लेड आयोडाइड, ओके, विच इज़ अ येलो कलर प्रेसिपिटेट। सो जो प्रेसिपिटेट है, जो आपका न्यू प्रोडक्ट है, उसका कलर चेंज हो रहा है, चेंज इन कलर इज़ टेकिंग प्लेस, ओके, येलो कलर का प्रेसिपिटेट न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। So because we are getting a new product which is lead iodide and it is a yellow color product, the color is also changing, so we can say that this is a chemical reaction. Including this activity, what we did in it, we took lead nitrate in a test tube, okay, हमने उसमें potassium iodide ऐड किया तो उनका आपस में रिएक्शन हुआ तो हमें मिला लेड आयोडाइड और एक न्यू प्रोडक्ट, एक न्यू प्रेसिपिटेट हमको मिला lead iodide which is yellow in color. So change in color is taking place and we are getting a new product. So this is a chemical reaction. We can say that this is a chemical reaction. Now let's come to activity 1.3 from your NCERT. Activity 1.3 states that take a few zinc granules in a conical flask or a test tube. आपको किसी कोनिकल फ्लास्क में या फिर टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रैन्यूल्स लेने हैं। जिंक ग्रैन्यूल्स आर बेसिकली छोटे छोटे जिंक के पीसेस होते हैं, ओके, जिंक मेटल होता है, उसके छोटे छोटे पीसेस होते हैं, दे आर जिंक ग्रैन्यूल्स। वो आपको एक कोनिकल फ्लास्क में या फिर एक टेस्ट ट्यूब में लेने हैं। देन ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू इट। फिर उन जिंक ग्रैन्यूल्स में आपको या तो डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। डू यू ऑब्जर्व एनी थिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स। तो जिंक ग्रैन्यूल्स में जब आप जिंक ग्रैन्यूल्स को एक कोनिकल फ्लास्क में लेते हो और आप उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हो तो उस एडिशन के बाद आपको जिंक ग्रैन्यूल्स में क्या चेंज दिखाई देता है, उस टेस्ट ट्यूब में क्या चेंजेस आप ऑब्जर्व करते हो, ये आपको बताना है। सो दिस इज़ द एक्टिविटी एंड एट लास्ट touch the conical flask or test tube. Is there any change in the temperature? Also you have to tell whether there is any change in temperature also. जो conical flask है या फिर टेस्ट ट्यूब है उसकी टेम्परेचर में भी कोई चेंज आ रहा है, लाइक वो ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, दैट यू हैव टू टेल इन दिस एक्टिविटी, ओके। सो when we take zinc granules in a test tube or in a conical flask, okay, and we add डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, जब हम जिंक ग्रैन्यूल्स लेते हैं किसी टेस्ट ट्यूब में और उसमें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, वी ऑब्जर्व दैट बबल्स ऑफ गैस आर सीन अराउंड जिंक ग्रैन्यूल्स, ओके। आपको जिंक ग्रैन्यूल्स के चारों तरफ गैस के बबल्स आप देख पाओगे, उनको नोटिस कर पाओगे। तो इसका क्या मतलब है कि गैस इवॉल्व हो रही है। सो हमने अर्लियर अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था
कि कोई भी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होगी हमें कैसे पता चलेगा, अगर कोई न्यू गैस इवॉल्व हो रही है। सो गैस के बबल्स बन रहे हैं, जिंक ग्रैन्यूल्स के चारों तरफ आपको गैस के बबल्स बनते हुए आपको दिखाई देंगे। सो दैट मीन सो द गैस रिलीज्ड इज हाइड्रोजन। जो बबल्स इवॉल्व हो रहे हैं जिस गैस के, दैट इज़ हाइड्रोजन गैस। ओके, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। नेक्स्ट, व्हेन वी टच द कोनिकल फ्लास्क, जब आप कोनिकल फ्लास्क को या टेस्ट ट्यूब को टच करोगे, सो यू विल ऑब्जर्व दैट द टेस्ट ट्यूब और द कोनिकल फ्लास्क इज़ गेटिंग हॉट। ओके, वो आपको गर्म महसूस होगा, यू विल फील इट हॉट। The conical flask becomes warm, showing a rise in temperature. So this shows that a chemical reaction is taking place, and this reaction is exothermic reaction. Exothermic reaction का क्या मतलब है? जब किसी रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस्ड होती है। आपको कैसे पता चल रहा है कि इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है? क्योंकि जो टेस्ट ट्यूब है, जो कोनिकल फ्लास्क है, वो गर्म हो रहा है। ओके, इसका मतलब टेम्परेचर राइज हो रहा है, हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है, उसकी वजह से टेस्ट ट्यूब गर्म हो रही है, आप उसको हॉट फील कर सकते हो। सो हीट इज़ प्रोड्यूस्ड एंड द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज़ प्रोड्यूस्ड, इट इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब किसी भी रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस्ड होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, सो इट मीन्स इट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बारे में अभी हम बाद में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सो एक्सोथर्मिक मीन्स हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। जब हीट प्रोड्यूस्ड होती है, टेम्परेचर राइज होता है। ओके, जो आप सॉल्यूशन है उनका टेम्परेचर राइज होता है, वो गर्म हो जाते हैं, दैट मीन्स इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, सो कंक्लूडिंग दिस एक्टिविटी, हमने इसमें क्या किया, हमने एक टेस्ट ट्यूब या फिर कोनिकल फ्लास्क में जिंक ग्रैन्यूल्स लिए, छोटे छोटे पीसेस लिए जिंक ग्रैन्यूल्स का। उसमें हमने डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया। ऐड करने के बाद जो रिएक्शन हुई उसमें हमने नोटिस किया, हमने ऑब्ज़र्व किया कि जिंक ग्रैन्यूल्स के चारों तरफ बबल्स बन रहे हैं, और वो बबल्स हैं गैस की, एंड द गैस इज़ हाइड्रोजन। ओके, ऑल्सो जो रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। जो कोनिकल फ्लास्क है आपका, या टेस्ट ट्यूब है, वो गर्म हो रही है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, उसका मतलब हीट प्रोड्यूस भी हो रही है। सो हीट भी रिलीज़ हो रही है, गैस इवॉल्व हो रही है विच इज़ हाइड्रोजन। सो दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन। सो गाइज, अभी हमने पढ़ा दैट व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस। बेसिकली केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? व्हेन वन और मोर सब्सटेंसेस turn into a new substance either by combining or by dividing, they form a new substance. Okay, so that is a chemical reaction. जब एक या एक से ज़्यादा substances या elements मिलकर या फिर divide होकर, split होकर एक नया substance बनाते हैं, जिसको हम precipitate भी कहते हैं, so that is a chemical reaction. Okay, now what are chemical equations? Chemical equations क्या होती हैं? A chemical equation is the simplest way to represent a chemical reaction using symbols and formulas instead of sentences. जो chemical reactions होती हैं उनको sentence की form में, paragraph की form में ना लिखकर formulas और symbols, छोटे छोटे formulas और symbols की form में जब हम लिखते हैं, so that are chemical equations. So it is the simplest way to represent any chemical रिएक्शन। सो किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंपलेस्ट वे में, शॉर्टेस्ट वे में रिप्रेजेंट हम करते हैं सिंबल्स और फार्मूलाज की हेल्प से, इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स, एक्सप्लेनेशंस। सो उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस शोज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ओके, सो केमिकल इक्वेशंस शो करती हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। सो व्हाट आर रिएक्टेंट्स? द सब्सटेंसेस यू स्टार्ट विद। आप केमिकल रिएक्शन को किन किन सब्सटेंसेस के साथ स्टार्ट करते हो? जो इनिशियल सब्सटेंसेस होते हैं, जिनको मिक्स करते हो या अनमिक्स करते हो, जिनके साथ आप रिएक्शन स्टार्ट करते हो, दे आर रिएक्टेंट्स। ओके, दीज रिएक्टेंट्स अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन। सो ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं, दे अंडरगो केमिकल चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये रिएक्टेंट्स ही इनिशियल
सब्सटेंसेस, इनिशियल एलिमेंट्स कह लो, इनमें केमिकल चेंज आता है ड्यूरिंग द रिएक्शन. ये केमिकली चेंज होती है इनकी प्रॉपर्टीज़. ओके, नाउ व्हाट आर प्रोडक्ट्स? द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन. रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जो रिज़ल्ट आता है, जो जिसको हम प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स. ओके, सो केमिकल इक्वेशंस में क्या दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. Reactants are written on the left hand side of the equation and products are written on the right hand side of the equation. Okay, so chemical equations की journal form कुछ इस तरह दिखती है, इस तरह से दिखती हैं chemical equations, reactants and products. So reactants जो होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखे जाते हैं, यानी जिन सब्सटेंसेस के साथ, जिन एलिमेंट्स के साथ आप केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हो वो लेफ़्ट हैंड साइड पर लिखे जाते हैं, और केमिकल रिएक्शन पूरा ख़त्म होने के बाद जो आपको फाइनल प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट या प्रेसिपिटेट जो मिलता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है, और वो राइट हैंड साइड पर लिखा जाता है. तो कुछ इस तरह से केमिकल इक्वेशंस लिखी जाती हैं. रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट ऑन द राइट हैंड साइड. Let's take an example to understand chemical equations, how they are actually written. Okay, so हमने example लिया है ये समझने के लिए कि chemical equations को actually में कैसे लिखते हैं. So 2H2 plus O2 gives 2H2O. Okay, ये हमारे reactants हैं जिनके साथ हमने ये chemical reaction start किया है. 2H2 यानी कि 2 atoms of hydrogen लिए हैं and 1 atom of oxygen. They are mixing together to form water, H2O. Okay, so ये हो गए हमारे reactants written on the left hand side and this is our product written on the right hand side. Okay, so इससे हमें basically क्या पता चल रहा है? That hydrogen यानी H2, this is hydrogen, react with oxygen O2 to form water. Okay, hydrogen is reacting with oxygen to form water. सो इन सेंटेंसेस को, इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस को एलिमिनेट करने के लिए हमने ये केमिकल इक्वेशंस बनाई हैं. ओके, एक्चुअली हमने नहीं बनाई हैं, जिसने भी बनाई हैं, सो ये केमिकल इक्वेशंस बनाई गई हैं. ओके, सो किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप ऐसे सेंटेंसेस में नहीं लिखोगे. ऐसे सेंटेंसेस में ना लिखना पड़े कोई भी केमिकल रिएक्शन, इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस में उनको शॉर्ट सिंबल्स, हमने देखो सिंबल्स यूज़ किए हैं. सो शॉर्ट फॉर्म्स और सिंबल्स की हेल्प से हम किसी केमिकल रिएक्शन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट इज़ अ केमिकल इक्वेशन. यहाँ पे हमने ये सिंबल्स यूज़ की हैं टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन इंस्टेड ऑफ राइटिंग देम in the form of sentences. So this is an example of chemical equation. Why chemical equations are important? Chemical equations क्यों हैं important? Chemical reactions को क्यों है important equations की form में लिखना, sentences, paragraphs की form में लिखना avoid क्यों करना है, क्यों chemical equations की form में chemical reactions को लिखना है. ओके, तो अब ये हम जानेंगे. सो केमिकल इक्वेशंस क्लियरली शो व्हाट इज़ रिएक्टिंग एंड व्हाट इज़ फॉर्म्ड. ओके, सिंपलेस्ट शॉर्टेस्ट वे में केमिकल इक्वेशंस की हेल्प से आपको ये क्लियरली दिख जाता है कि कौन से सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और क्या आपको फाइनल प्रोडक्ट, प्रेसिपिटेट या फिर क्या प्रोडक्ट आपको मिल रहा है. ओके, सो आप शॉर्टेस्ट एंड सिंपलेस्ट वे में आप ये देख पाते हैं कि विच सब्सटेंसेस आर रिएक्टिंग विद ईच अदर एंड व्हाट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट दे आर फॉर्मिंग आफ्टर द रिएक्शन. ओके, नेक्स्ट दे हेल्प इन कैलकुलेटिंग क्वांटिटीज़ ऑफ सब्सटेंसेस. सो जब आप केमिकल रिएक्शंस को केमिकल इक्वेशंस की फॉर्म में लिखते हो तो आपको पता चलता है कि कौन से केमिकल की, कौन से एलिमेंट की कितनी क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं. लाइक हम लिख देते हैं 2H2. ओके, सो ऑब्वियसली जब हम सेंटेंस लिखेंगे, पैराग्राफ लिखेंगे, स्पेलिंग्स लिखेंगे तो उसमें हम हाइड्रोजन लिखेंगे. लेकिन जब हम केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2H2, विच मीन्स हाइड्रोजन के 2 एटम्स इन्वॉल्व हैं. 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर इन्वॉल्व. ओके,
सो इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग क्वांटिटीज़ ऑफ सब्सटेंसेस। आप सब्सटेंसेस की क्वांटिटीज़ ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन। लास्ट, दे एक्सप्लेन चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। आप इजीली इक्वेशंस को देखकर आप ये समझ पाओगे कि विच एलिमेंट्स आर चेंजिंग, कौन कौन से एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, क्या चेंज आ रहा है, उनकी फ़िज़िकल स्टेट कैसे चेंज हो रही है, कलर कैसे चेंज हो रहा है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट द चेंज आप इजीली केमिकल इक्वेशंस की हेल्प से प्रेजेंट कर पाओगे विदाउट राइटिंग लॉन्ग सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स। सो इसलिए केमिकल इक्वेशंस इंपॉर्टेंट हैं कि आपको लॉन्ग सेंटेंसेस पैराग्राफ्स ना लिखने पड़ें किसी भी रिएक्शन। सिंपलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वे में आपको ये पता चल सके दैट व्हाट सब्सटेंसेस आर रिएक्टिंग एंड व्हाट आर दे फॉर्मिंग, what are the quantities of the substances that are involved, and what changes are taking place, like change in color or change in state or rise in temperature, anything. With the help of symbols and short forms, आप इनकी हेल्प से केमिकल इक्वेशंस आप लिखते हैं, जिससे आपको कंप्लीट रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। एक्टिविटी 1.1 फ्रॉम द NCERT जो हमने की थी, उसमें हमने ये देखा था कि मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो हमको मिले थे एशेज़, वाइट कलर का पाउडर मिला था विच इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो उसको हमने सेंटेंस की फॉर्म में लिख कर समझा। अब हम उसी को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। सो हमने क्या किया था उस एक्टिविटी में, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जब हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया सो वी गॉट मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो इसको हम सिंपलेस्ट वे में सेंटेंस की फॉर्म में या फिर बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स ना लिखकर हम कैसे लिख सकते हैं, Mg plus O2 gives MgO. Mg is magnesium, O2 is oxygen and MgO is magnesium oxide. So इस तरह से फार्मूलाज, शॉर्ट फॉर्म्स की हेल्प से इजीली आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को फुल्ली रिप्रेजेंट कर सकते हो। उनको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। इसमें हमें इजीली पता चल रहा है हमारे रिएक्टेंट्स क्या क्या हैं, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ये हैं हमारे रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रिएक्शन एंड हमारा प्रोडक्ट क्या है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज़ आर प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इज़ रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन। केमिकल इक्वेशंस दो तरह की होती हैं, अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस भी कहते हैं एंड दे नीड टू बी बैलेंस, उनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। सो अल्टीमेटली आप एग्ज़ाम में जो भी केमिकल इक्वेशन लिखोगे आप उसको बैलेंस करके लिखोगे। इफ़ इट इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड तो उसमें कोई चेंज करना ही नहीं, बट इफ़ इट इज़ अनबैलेंस्ड देन यू हैव टू बैलेंस इट, आपको उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है और आप एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को ही आप एग्ज़ाम में लिख कर आओगे। नाउ व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती क्या है, अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम ऑन बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, दैट केमिकल इक्वेशन इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब जब किसी भी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स यानी उनकी क्वांटिटीज़ सेम होती हैं, दैट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एक केमिकल इक्वेशन में मान लो आपके हैं 2 रिएक्टेंट्स। ओके, ये 2 रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट 1 एंड रिएक्टेंट 2, ये मिलकर एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। सो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड सेम होंगे, लाइक सब्सटेंस 1 के भी 2 एटम्स हैं, सब्सटेंस 2 के भी 2 एटम्स हैं, एंड जो इनको कंबाइन करके प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट साइड पे जो आपका प्रेसिपिटेट आया है उसके भी 2 एटम्स हैं, 2 + 2 4। सो जब यहाँ पे भी अब दोनों एलिमेंट्स के 2 + 2 4 एटम्स इधर हो गए, 4 एटम्स इधर हो गए। ओके, सो जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे, दैट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अगर किसी भी एलिमेंट के या किसी भी इक्वेशन में कुछ एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट हैं, सेम नहीं हो पा रहे हैं,
सो दैट इज़ एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का क्या सीन है, कहाँ से आया, कैसे आया ये कंसेप्ट, वो हम जानेंगे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका क्या मतलब है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका ये मतलब है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं और उनकी जितनी, हर एक एलिमेंट की जितनी क्वांटिटी इन्वॉल्व है, वो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद, यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों में सेम होगी। इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक केमिकल रिएक्शन ले लो सिंपल, जैसे आपने किसी केमिकल रिएक्शन में लिया है एक एलिमेंट मैग्नीशियम। ओके, सो मैग्नीशियम के 2 एटम्स आपने किसी केमिकल रिएक्शन में लिए हैं। ओके, सो मैग्नीशियम रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम्स 2 ही रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ना वो बढ़ेंगे। दे कैन नीदर बी क्रिएटेड, ना वो बढ़ेंगे 2 से बढ़ के 4 होंगे, 5 होंगे, ऐसा भी नहीं होगा। नॉर दे कैन बी डिस्ट्रॉयड, ना वो कम हो सकते हैं। जो 2 एटम्स हैं मैग्नीशियम के, वो कम होके ना 1 होगा और ना वो बढ़कर 3-4 होंगे। 2 थे तो 2 ही रहेंगे। रिएक्शन से पहले अगर मैग्नीशियम के 2 एटम्स थे तो वो रिएक्शन के बाद भी 2 ही रहेंगे। दिस इज़ व्हाट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज़ अबाउट, दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, सो law of conservation of mass states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. Okay, which means this is the total mass of the elements present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants. किसी भी chemical reaction में प्रोडक्ट साइड जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और उनका जितना भी मास प्रेजेंट है, जितने भी नंबर ऑफ़ एटम्स उनके प्रेजेंट हैं, इट हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। ओके, किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और उनका जितना भी मास, यानी जितने भी नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स उनके प्रेजेंट हैं, वो इक्वल होने चाहिए रिएक्टेंट साइड के एलिमेंट से और उनके मास से, यानी उनके नंबर ऑफ़ एटम से और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल से। सो जब प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड दोनों साइड हर एक एलिमेंट के, हर एक सब्सटेंस के नंबर ऑफ़ एटम्स, उनका टोटल मास जब इक्वल होगा तो वो होगी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एंड इन केस किसी भी एलिमेंट के प्रोडक्ट साइड या रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ़ एटम्स इक्वल नहीं आ रहे हैं, सो दैट इज़ एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। वो एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी जिसको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। एंड दे हैव टू बी बैलेंस्ड, उनको आपको बैलेंस करना होगा और आप एग्ज़ाम में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही लिखोगे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन सिंपल वर्ड्स, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उन एलिमेंट्स के जितना भी मास इन्वॉल्व होता है या फिर नंबर ऑफ़ एटम्स कह लो, वो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद सेम रहते हैं। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना ही उनका मास इंक्रीज़ होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा या डिक्रीज़ होगा। इसीलिए इक्वेशंस को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। वाई बैलेंसिंग इज़ इम्पॉर्टेंट? केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। लाइक आई सेड, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे और उनकी जितनी भी क्वांटिटी बोलो या मास बोलो या नंबर ऑफ़ एटम्स बोलो, वो जितने भी इन्वॉल्व होंगे इनिशियली, यानी रिएक्टेंट साइड, उतने ही प्रोडक्ट साइड भी इन्वॉल्व होंगे, बिकॉज मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड।
सो नंबर ऑफ एटम्स या मास हर एक एलिमेंट का रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद सेम रहेगा, इसलिए इक्वेशंस को बैलेंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. दैट इज़ वाई वी नीड टू बैलेंस द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. स्केलेटल यानी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को इसलिए हमें बैलेंस करना होता है. दे शो द रिएक्शन करेक्टली, वो हमें एक एग्जैक्ट पिक्चर देती हैं रिएक्शन का. स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस को या फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करती हैं, ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में. इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन ऑफ द डे. सो जिन बच्चों ने, जिन भी लोगों ने ये वीडियो देखी है, सो यू हैव टू टेल H2 + O2 गिव्स H2O. ये एक केमिकल इक्वेशन है. नाउ यू हैव टू टेल वेदर इट इज़ बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड. ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ये आपको बताना है इन कमेंट सेक्शन. एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, do comment and subscribe, and please do tell the answer in the comments. I will check each and every comment personally. So that's all for today. I hope you understood the concept clearly. If this helped you, don't forget to like and share with your friends. Thank you.